नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमन हिंदी के लिए, और पीजीटी कॉमन हिंदी पर हमारी ये थर्ड वीडियो रहेगी। इससे पहले अगर किसी ने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि देखने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की हिंदी हमारी 15 नंबर की जो कॉमन होती है उसका लेवल रहता है, और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आप अपने एचटेट पीजीटी के लिए प्रिपेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? इसमें हमें क्या बताना है? काल बताना है। तो जाएगा, समझ ले, जो काम हुआ नहीं है, होने वाला है, तो वो भविष्य में चला जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि ये भविष्यत रहेगा। अब हमारे भविष्य पे जुड़े हुए 3 ऑप्शंस हैं। संदिग्ध वर्तमान खत्म हो गया, ओके। तो 3 में से हमें समझना है कि कौन सा इसका रहेगा। देखो, सामान्य भविष्यत काल जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो भविष्य में होने वाली है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, वह यहाँ आ रही होगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसा जो क्या हो, सिंपल हमारे पास एक सेंटेंस ऐसा बताता है कि भविष्य में ये काम होगा, तो उसमें वो सामान्य भविष्यत काल हो गया। लेकिन जब संभाव्य की बात की जाती है, संभाव्य बना किससे? संभावना से, ठीक है। तो जब संभावना की बात होती है तो वहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल होता है। और ज़्यादातर वर्ड हम यूज़ करते हैं जैसे शायद या लगता है, ठीक है। शायद वह यहाँ आए, लगता है कल बारिश होगी। तो ये जो शब्द लग जाते हैं ना, तो ये क्या कर देते हैं? संभावना को दर्शाते हैं, तो संभाव्य भविष्यत होगा। लेकिन यहाँ शायद है, लगता है, ऐसा नहीं। इसने क्या कहा है कि हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ लें, समझा तो नहीं है ना, समझ लेंगे तो जीवन आसान होगा। तो इसमें संदेह है कि वो समझेंगे तो जीवन आसान होगा। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा? नहीं समझेंगे तो वही, ठीक है, गड़बड़ घोटाला, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास संदेह की बात आती है तो हेतु मद भविष्यत काल आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हेतु मद भविष्य काल। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? आलुक तत्पुरुष बताना है हमें। आलुक तत्पुरुष में क्या होता है कि जो विभक्ति होती है वो किसी न किसी रूप में वहाँ पे विद्यमान रहती है, ठीक है। तो जैसे कि युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, कई बार आलुक तत्पुरुष को बहुव्रीहि समास के साथ जो है मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए, ठीक है। लेकिन वो क्या करेंगे, उसमें बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं देंगे आपको, ओके। एक बात भी ध्यान रखेंगे कि अलुक तत्पुरुष का जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो बहुव्रीहि अगर वहाँ पे है तो ऐसे दिया जाएगा ए और बी दोनों। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें बहुव्रीहि ऑप्शन में ही नहीं दिया जाता, ठीक है। तो देखिए कैसा रहेगा कि किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? मनसीज। मनसीज का मतलब क्या होता है? मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला, वो मनसीज हो गया, ठीक है। दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब होता है चारों दिशाओं पर विजय करने वाला। अब चारों दिशाओं पर विजय कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं, चारों दिशाओं पर विजय करने वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई ना कोई तीसरा पद जो है प्रधान हुआ। जब तीसरा पद प्रधान होता है तो कौन सा चला जाता है? बहुव्रीहि होता है। इस केस में भी हम यही करेंगे कि मनसीज में अगर मन में जन्म लेने वाला अगर बात करते हैं तो ये क्या हुआ? अलुक तत्पुरुष हुआ। लेकिन अगर हमने इसको थर्ड जो है पद अगर प्रधान कर देते हैं, जैसे कि कामदेव होता है इसका आंसर, तो वो हमारे पास बहुव्रीहि बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आंसर तो हमें मिल गया कि अलुक तत्पुरुष कहाँ है? मनसीज में है। दिग्विजय क्या रहेगा? चारों दिशाओं पर विजय करने वाला कौन? ईश्वर, ठीक है, जिसमें हम विष्णु जी को कह देते हैं। अब यहाँ पे सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, यानी कि जो सारी जगह व्याप्त होता है, सर्व में व्याप्त। तो ये तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। कूप मंडूक, कूप मंडूक कुएं का मेंढक, ठीक है, कूप का मंडूक, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो ये तो हमारे पास तीनों ही ऑप्शन खत्म हो गए। कौन सा रह गया? मनसीज। तो मनसीज हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा अलुक तत्पुरुष समास के लिए। नेक्स्ट देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। हमें इन चारों में से क्या बताना है कि कौन सा गलत है। देखो, तोयधार, तो तोयधार नहीं होता, क्या होता है? तोय प्लस आधार होता है, ठीक है, तोय प्लस आधार।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तोयाधार का पूरा तालाब होता है। ठीक है, विश्वामित्र, विश्वामित्र, मुसलधार, मूसलाधार, सत्यानाश, सत्यानाश। तो सारों में क्या हो रहा है, स्वर संधि बन रही है, ऐसे उसका आ बन रहा है तो वो स्वर संधि बना रहा है। ठीक है, तो स्वर संधि हमारे पास तीनों में हो गई, तो हमारे पास असंगत कौन सा निकल गया, तोयाधार निकल गया। तोय प्लस आधार होना चाहिए था, इसलिए ये असंगत हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, स्त्रीलिंग बताना है हमें। आंसू, टेसु, रतालू और ससुराल। जहाँ पे उकारांत संज्ञाएं होती हैं ना, वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं मेनली। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं अपवाद हैं इसके, कौन कौन से, एक तो आंसू हो गया, आलू और रतालू और टेसु। अब जैसे इसमें से आलू नहीं आया, क्या पता आलू अगले क्वेश्चन में कभी आपको दे दें एग्जाम में। तो आंसू, आलू, रतालू और टेसु ये कौन से हैं, उकारांत संज्ञा तो हैं, लेकिन ये हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। क्या रहती हैं, पुल्लिंग रहती हैं। तो इसलिए आंसू, टेसु, रतालू तो निकल गया हमारा पुल्लिंग में। ठीक है, रह गया क्या, ससुराल। तो ससुराल क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया, जो स्त्रीलिंग है। मेरी ससुराल होती है, मेरा ससुराल नहीं होता। ठीक है, यह बालिका फूल से भी कोमल उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है। फूल से भी कोमल है, तो कंपैरिजन हुआ ना फूल और उस बालिका के बीच में, तो कौन सी अवस्था हो जाती है हमारी, उत्तरावस्था हो जाती है। देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो कॉमन के लिए बनाई थी मैंने, उसमें ये चीज़ बताई थी कि मूलावस्था जो मूल की बात करता है, जो एक सिंपल इंफॉर्मेशन देता है। दो के बीच में जब कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना जब होती है तो हमारे पास उत्तरावस्था होती है। और जब सारे समूह में से किसी एक के बारे में बताया जाए, वो अच्छा हो या बुरा हो जो भी, तो वो उत्तमावस्था होती है। लेकिन इसने ये कहा है कि यह बालिका फूल से भी कोमल है। ठीक है, तो क्या रहेगा, उत्तरावस्था रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। देखिए हमारे पास है निपुण प्लस य, ठीक है, नैपुण्य। ईश्वर प्लस य, ऐश्वर्य। भगिनी प्लस ये गलत हो गया, इसमें क्या बनेगा, भगिन प्लस एय। ठीक है, भगिन प्लस एय है ये, एय। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पे य लिखा हुआ था, हमें चाहिए एय, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। विशिष्ट य, वैशिष्ट्य, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों करेक्ट हैं। असंगत कौन सा निकल गया, सी पोर्शन निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं। विशेषण पदों के विकारक यानी कि जिससे विकार पैदा हो। लिंग बदलो तो कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि मैं खाती हूँ, वहाँ पे अगर पता लग जाता है कि वो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, मैं खाता हूँ पुल्लिंग की बात हो रही है, तो जैसे ही लिंग चेंज हुआ तो विशेषण पद चेंज हो जाते हैं। कई बार होता है वचन की वजह से, एक या अनेक की वजह से कई बार विकार उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसने पूछा है कि विशेषण पदों में विकार कैसे कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, लिंग और वचन की वजह से, लिंग वचन और कारक, लिंग और कारक। कारक की वजह से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, लिंग और वचन की वजह से विकार उत्पन्न होता है। तो ये विकारक तत्व आ जाएंगे विशेषण पदों के, इसलिए हमारे पास ए हो गया करेक्ट आंसर। एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। ये तो आपके लिए बहुत इजी है, डाकुओं, वधुएं, भालुओं, लेकिन तरबूजों नहीं आएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। तो देखो ये रिपीट हो रहा है ना, पहले तरबूज तरबूजाओं आया था, कहीं हमने पढ़ा था। ठीक है, चाहे वो टीजीटी इंग्लिश हिंदी में आया हो या पीजीटी हिंदी में आया हो, डजेंट मैटर। तो ये गलत हो गया हमारा, क्या एक वचन से बहुवचन ऐसा नहीं बनेगा। बहुत सारे तरबूज पड़े हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत सारे तरबूजों पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि डाकुओं ने मंदिर को लूट लिया, उसके घर में बहुत सारी वधुएं हैं, भालुओं को शहद पसंद है। मैंने इसी तरीके से कोई एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, तो ये इसलिए तरबूजों हमारा असंगत हो गया। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही यानी कि आरोही क्रम वाला विकल्प है। अब इसमें देखो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको क्या करना है,
इसके अंदर आपको वर्ण जो है अलग अलग छांट लेने हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं। जैसे कि मैं लिख देती हूँ कैन, ठीक है, केयर। अब इसमें आपसे पूछ लेंगे कि पहले कौन सा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करते हो? जैसे सी ए तो पहले आ गया, दोनों में कॉमन है। लेकिन एन जो होता है आर से पहले आता है, तो ये हमारे पास पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसी तरीके से इसने पूछा है कि आरोही क्रम में कौन से लगे हुए हैं चारों में से। तो इसमें बढ़िया सी बात मैं आपको बताती हूँ जो कंफ्यूज करती है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जो र है ना, ये क्रम, ठीक है, एक होता है कर्म, एक होता है क्रम, तो इन दोनों में फर्क रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैंने लिखा पर्वत, पर्वत में क्या रहा कि र जो है वो आधा रहता है, र और व हमने लिख दिया, व पीछे रहेगा इसके, ठीक है। क्रम में ऐसे लिखा हमने क्रम, तो क्रम में र पूरा रहता है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? र प्लस अ लिखेंगे, ओके, तो ये पूरा रहेगा। दूसरा जैसे कि राष्ट्र, राष्ट्र हमने लिखा, ये दो र ऐसे बनाते ना नीचे, तो राष्ट्र में भी र पूरा होता है, इसलिए र प्लस अ लिखेंगे, ठीक है। ट बल्कि आधा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? ट आधा हो जाता है, और र क्या रहेगा? पूरा रहेगा। ट प्लस र लिखेंगे, फिर र के भी टुकड़े करेंगे तो र प्लस अ बना सकते हैं इसको, ठीक है। एक क्या आता है आपका? स्रोत, ये इस तरीके से कई बार इसको बच्चे कहते हैं स्रोत, तो ये स्रोत बोला जाता है इसको। ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, स्रोत। तो अब ये जो स्रोत है इसमें क्या लिखा? स प्लस रो लिखेंगे हम, स तो आधा है ही है, रो ऐसे चला जाएगा, तो र के फिर आगे टुकड़े कर देंगे, र प्लस ओ कर देंगे, ठीक है। और क्या रह गया? जैसे कि प्रश्न, हम ऐसे बोलते हैं प्रश्न। अब ये जो प्रश्न है इसमें क्या रहेगा? प आधा रहता है लेकिन र पूरा आता है। तो इसी तरीके से आपको समझना है यहाँ पे कि जो क्या रहेगा, तीसरा इसमें सही वो लिखा हुआ है, क्रम है इसमें, कि क्रम क्या है। अब देखो क्रम में क्या रहेगा? क आधा, फिर र, फिर अ, ठीक है। क्लांति, क आधा, ल को आ, इस तरीके से जाएगा, तो ये पहले नंबर पे है, आ गया तो ये दूसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। या फिर ऐसे कहो कि क तो आधा था, र जो है पहले आता है, य र ल व, तो र पहले आता है, ल उसके बाद आता है, ठीक है। फिर कलिष्ट, क फिर ई की मात्रा, ल आ रहा है, सॉरी, ल के फिर ई की मात्रा, कौन सी? छोटी ई की, ठीक है। तो आधा आगे फिर श जाएगा, आधा श, ठीक है, फिर ट जाएगा। तो अब ये ए आ ई के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ल में जो है यहाँ तक तो सेम आ गया था दोनों, लेकिन ये इसके बाद आएगा। और अक्षण, अक्षण में क्या लिखते हैं? क आधा, फिर इसको श लिखते हैं, फिर इसको अ लिखते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ही पीछे चला गया क्योंकि ल के बाद ही श आता है, श श श ह, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया? एक क्रम में, सही शब्दाक्रम में ये इसको लिखा गया था। बाकी आप इनके टुकड़े करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसको, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा गया है। आरोही का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। करणवाचक युक्त वाक्य चुनिए। कानों सुनी बात सत्य होती है, वे सिनेमा देखने गए, ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। अब देखो एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, जब कोई चीज़ ग्रहण की जाती है, किसी से शिक्षा ली जाती है, तब आप उसमें अपादान तत्पुरुष मान के चलते हैं, अपादान कारक मान के चलते हैं, तत्पुरुष नहीं, समास नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपादान कारक मान के चलेंगे। इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, तो अब वो नदी से बाहर हो गया, अलगाव आ रहा है, तो बचाना, ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या रहेगा? अपादान रहेगा। डरना होता है, जैसे भयभीत, मैंने आपको बताया था एक बार, भय से भय भीत, ठीक है, तो उसमें भी क्या था? अपादान था। तो अब इसमें कौन सा रह गया हमारे पास? देखो पढ़ाने वाला तो शिक्षा में चला गया, डूबने वाला भी इसमें अपादान में चला गया, वे सिनेमा देखने गए, इसमें है ही नहीं कोई ऐसा कि जो से हमें बता रहा हो, क्योंकि करण में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। कानों सुनी बात, अब देखो कानों सुनी का मतलब क्या होता है? कानों से सुनी, आँखों देखी बात,
ठीक है, तो आँखों से देखी हुई, तो वो क्या हो गया हमारे पास, करण कारक हो गया। तो ये वाला हमारे पास करेक्ट जाएगा, जिसमें क्या लिखा है, कानों सुनी, मतलब कानों से सुनी करण कारक युक्त वाक्य। इसमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनमें कर्ण मौजूद होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। सर्वनाम कौन होते हैं, जो संज्ञा की जगह युक्त होते हैं। कोई हंस रहा है, समवन इज लाफिंग, कोई, तो कोई में तो हमें पता नहीं लगा ना कि कौन है, तो अनिश्चय हो गया, ठीक है। और जब अनिश्चय हो गया कि कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन था, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। देखो निश्चय में तो क्या होता है कि श्योर होंगे हम कौन होगा, प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं यहाँ पे। पुरुषवाचक में यह, वह, वे, हम, सब, ये सब होता है, तो इसलिए क्या रह जाएगा हमारे पास, अनिश्चयवाचक रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे चौड़े जो हैं शब्द यूज़ किए गए हैं। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। एक ही स्थान से उच्चरित दो स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं और उनको अगर हम योग कर देते हैं उनका, तो वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे ई हो जाता है तो बड़ी ई हो जाती है। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाएंगे। हाँ, ये ठीक है कि अलग अलग तरीके से, ये 2 बार लिखा गया है शायद, उच्चरित दो विजातीय स्थानों से उच्चरित, ठीक है। तो अगर हमारे पास विजाति है, यानी कि विजाति मतलब होता है अलग अलग जाति के होते हैं, तो उसमें वो जो स्वर बनेंगे वो संयुक्त स्वर कहलाएंगे। क्या बनेंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और जो अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। वेरी गुड, ये भी ठीक है हमारा कि अनुस्वार व्यंजन की प्रकृति को दिखाता है और जबकि अनुनासिक जो होते हैं स्वरों की प्रकृति को दिखाता है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप चंद्र बिंदु लगाते हो अनुस्वार में, अनुनासिक में आप ये तो यहाँ तो सिर्फ बिंदु लगाते हो अनुस्वार में, चंद्र बिंदु लगाते हो अनुनासिक में। आप देखना कि कहाँ कहाँ लग रही हैं। आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उसमें चेक करना और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। तो उसमें आप देखना कि जो चंद्र बिंदु लगती है वो हमेशा स्वरों के साथ लग रही होती है और जो सिर्फ बिंदु होती है वो व्यंजनों के साथ लग रही होती है। तो इसलिए कहा जाए कि अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति होती है जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति होती है, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है, जो नाक से ना निकले सिर्फ मुख से निकले, वो निरुनासिक होते हैं, अनुनासिक नहीं, सारुनासिक नहीं होते, तो निरुनासिक होते हैं वो। यहाँ पे ही गलत हो गया ये। और इसने आगे क्या लिख दिया, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु के मुख के साथ साथ नासिका भी हो तो सानुनासिक हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इसने पूछा था असंगत के लिए, तो हमने असंगत बता दिया। हिंदी वर्णमाला में श, श, स, ह वर्ण संघर्षी हैं, जबकि च, छ, ज, झ आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी हैं। तो इसमें हमारे पास ये करेक्ट है। और एक बात भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे पास इसने बोला है ना यहाँ पे स्पर्श संघर्षी, इसमें क से लेकर के म तक वे सारे जो वर्ण होते हैं वो सारे ही स्पर्श संघर्षी होते हैं। लेकिन इसने एक ही पीस उठाया उसका कि च, छ, ज, झ के लिए पूछा, तो ये भी तो करेक्शन तो जाएगा ही ना, करेक्ट तो ये भी होगा। तो इसलिए हमारे पास 3 ऑप्शंस करेक्ट हो गए हैं, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो ये असंगत हो गया। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, समास की दृष्टि से हमें बताना है। अब देखो, पंत द्वारा प्रणीत, पंत द्वारा प्रणीत, तो पंत प्रणीत हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि पंडित, यहाँ पे पंडित के द्वारा उसको पवित्र किया गया, तो पंडित के द्वारा पवित्र। पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की क्या होती है, पवन चक्की होती है। क्या होती है, पवन चक्की होती है, ना कि पंचक्की होती है। तो वह जो चक्षु से स्मरण करे, चक्षुश्रवा, और समाचार के लिए पत्र जो होता है वो क्या होता है, समाचार पत्र होता है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखो, वर्णागम का मतलब क्या होता है, जिसमें बीच में वर्ण आ जाता है अपने आप से। जब 2 वर्ड जुड़ते हैं तो बीच में वर्ण आ जाता है। श्री छाया, तो बन गया इसमें क्या, श्री प्लस छाया, लेकिन च जो था वो आगम हो गया, ठीक है। प्रछन्न, तो इसमें प्र प्लस छन्न और च क्या हो गया, आगम हो गया। मृच्छ कटिक,
मृच्छकटिक तो अपने आप में कंप्लीट है, जिसका मतलब क्या होता है, मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, ठीक है। तो ये इसमें मृच्छ जो अलग से पूरा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिट्टी, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि ये अलग हो गया, जिसमें च का कोई आगमन नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट शब्द है। मातृ छाया, तो मातृ प्लस छाया, इसमें च का आगम हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, वर्णागम व्यंजन जो थे ये 3 थे, लेकिन जो नहीं था वो हमें बताना था, वो क्या हो गया, सी। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। हमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। प्राणी मात्र, संपर्कित, देखो ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। अभिजात्य, कार्यवाही, ये तीनों ही हमारे पास शब्द होते हैं, तीनों ठीक हैं, लेकिन संपर्कित गलत है, इसलिए हमारे पास वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। तो ये शब्द हमने किए हैं। 15 क्वेश्चंस जो हैं कॉमन हिंदी के हमने किए हैं पीजीटी के, जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए थे। आई होप यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा, कुछ समझ भी आया होगा और नया कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।